दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि क्यों अंग्रेजों के ज़माने के बनाए गए आपराधिक संहिता यानी कानूनों को संशोधित करने की ज़रूरत पड़ी, किन विषयों में परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है। सबसे मुख्य बात यह है कि किस तरह यूएपीए की आतंकवादी कार्रवाई की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता 2023 की परिभाषा से अलग है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री ने 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में 3 संशोधित बिलों को प्रस्तुत किया जो कि ब्रिटिश ज़माने के आपराधिक कानूनों यानी क्रिमिनल लॉज का स्थान लेंगे। दोनों सदनों में पारित होने के बाद इन बिलों को राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई है। इसी के साथ इन बिलों को अब कानून की हैसियत प्राप्त हो चुकी है। इसके पहले वाले वर्जन को जो अगस्त में प्रस्तुत हुआ था उसको वापस लेने के बाद यह संशोधित वर्जन प्रस्तुत किया गया है। अगस्त में प्रस्तुत बिल को 31 सदस्यों वाली संसद की स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया था, जिसको अस्थायी समिति भी कहते हैं। तमाम विशेषज्ञों और दूसरे स्टेक होल्डर से सलाह मशवरे के बाद अंत में 7 नवंबर को इसे अंतिम रूप दिया गया। इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी का स्थान लेगा भारतीय न्याय संहिता 2023। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी का स्थान लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान लेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तमाम सुधारों और सांसदों द्वारा प्रस्तावित 50 से ज़्यादा सुझावों के मद्देनज़र संसद की अस्थायी समिति ने इन बिलों की पुनर्समीक्षा की। सरकार ने स्पष्ट किया कि तमाम सुधारों और सुझावों पर गौर करने के बाद ही बिलों को प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 113 में आतंकवाद की वर्तमान परिभाषा को संशोधित करके यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 की सेक्शन 15 की परिभाषा को ही अपनाया गया है। यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी कार्रवाई की परिभाषा कुछ इस तरह से है: ऐसी कोई कार्रवाई जिसका इरादा भारत की एकता, अखंडता, आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता को खतरा पहुंचाना या भारत के लोगों या लोगों के एक वर्ग में भय पैदा करना या भय पैदा करने की संभावना पैदा करना, ऐसी कोई भी कार्रवाई आतंकवाद की परिभाषा में आएगा। इसके पहले वाले संस्करण में आतंकवादी कार्रवाई की परिभाषा में तमाम तरह की कार्रवाइयों को भी शामिल किया गया था, जैसे आम जनता या जनता के एक वर्ग को धमकाना या डराने की कोशिश करना, कानून व्यवस्था को भंग करना, भय का वातावरण पैदा करना या भय फैलाना, देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढांचे को अस्थिर करना या तबाह करना, आम लोगों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाना इत्यादि। यहाँ तक कि अहिंसक भाषण को भी आतंकवादी कार्रवाई की श्रेणी में रखा जा सकता था। यूएपीए की आतंकवाद की परिभाषा और इस नए कानून की परिभाषा में उच्च मूल्यों वाले नकली भारतीय करेंसी नोटों, सिक्कों या अन्य वस्तु के उत्पादन, सर्कुलेशन, स्मगलिंग को भी रखा गया था, जबकि संशोधित बिल में इस परिभाषा को और व्यापक बनाते हुए किसी भी भारतीय करेंसी नोट, सिक्कों या अन्य वस्तु को शामिल किया गया है। मतलब यह है कि पहले सिर्फ उच्च मूल्य के ही नोटों या सिक्कों की बात की गई थी, जबकि संशोधित कानून में इस शर्त को हटा लिया गया है और अब इसमें सभी प्रकार के नोटों और सिक्कों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अब यदि कोई संपत्ति आतंकवाद या आतंकवादी कार्रवाइयों के माध्यम से खुद की जानकारी में अर्जित की गई हो तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। कोई यदि जानबूझकर या पूरी जानकारी में किसी आतंकवादी को शरण देता हो तो यह भी एक दंडनीय अपराध होगा। यूएपीए के सेक्शन 18A और 18B के तर्ज पर आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए लोगों की भर्ती और प्रशिक्षण दिए जाने को भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। खास बात यह है कि कम से कम पुलिस अधीक्षक स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी ही यह तय कर सकते हैं कि आतंकवादी कार्रवाई के मामले में अभियोजन यूएपीए के अंतर्गत या सेक्शन 113 के अंतर्गत चलेगा। अपराध सिद्ध होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। जो लोग आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र, साजिशें, उकसावा, भड़काना या उसमें सहयोग करते हैं
उनके लिए कानून में 5 साल से लेकर के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, इस नए संशोधित कानून में क्रूरता को एक नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जिसके अनुसार किसी महिला के विरुद्ध पति द्वारा या अन्य रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता को परिभाषित किया गया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। नया जोड़ा गया सेक्शन 86 क्रूरता को परिभाषित करता है, जैसे जानबूझकर ऐसा आचरण करना कि कोई महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसी कोई गंभीर चोट पहुंचाना जिससे उसकी जिंदगी, अंगों, स्वास्थ्य, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, इन सबको खतरा पहुंचे। इसके अलावा गैर कानूनी मांगों जैसे कोई संपत्ति या बहुमूल्य वस्तु को पूरा करने के लिए महिला या महिला के किसी संबंधी को मजबूर किया जाए, ये भी क्रूरता के दायरे में आएगा। दोस्तों, यद्यपि इस संशोधित बिल में क्रूरता को अपरिभाषित किया गया है, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 498A और ओरिजिनल बिल के सेक्शन 84 में क्रूरता को परिभाषित उन्हीं शब्दों में किया गया था जिन शब्दों का प्रयोग स्पष्टीकरण क्लास में या एक्सप्लेनेशन क्लास में हुआ है। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता में नए जोड़े गए सेक्शन 73 के अनुसार यदि कोई बलात्कार या यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों पर चल रही अदालती कार्रवाई पर कुछ छापता है या कोई मैटर प्रकाशित करता है बिना अदालत की इजाज़त के, तो उस अवस्था में दोषी पाए जाने पर उसे 2 साल तक की कैद और फाइन हो सकती है। इस प्रावधान पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रिपोर्टिंग इस प्रावधान के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दोस्तों, ओरिजिनल बिल में रिग्रेसिव टर्मिनोलॉजी यानी प्रतिगामी शब्दों को हटाने के उद्देश्य से पागलपन, मंदबुद्धि, मेंटल रिटार्डेशन या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जैसे शब्दों को हटाकर मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारी शब्द को रखा गया था। लेकिन पैनल ने सुझाव दिया कि मेंटल इलनेस एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, जिसमें मूड स्विंग और स्वेच्छापूर्वक नशेबाजी शामिल है। इस संशोधित कानून के तमाम प्रावधानों में परिवर्तन करके मेंटल इलनेस को अब हटा दिया गया है, उसकी जगह अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मानसिक अस्वस्थता रख दिया गया है। इस संशोधित कानून के सेक्शन 367 में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के साथ बौद्धिक अपंगता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को जोड़ा गया है। दोस्तों, ओरिजिनल बिल में मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम को पहली बार हत्या की एक अलग श्रेणी में रखा गया था। इस अपराध के अंतर्गत वे मामले आएंगे जहां हत्या की गई हो और इस जघन्य अपराध में 5 या 5 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर इसको अंजाम दिया हो, या नस्ल, जाति, संप्रदाय, सेक्स, जन्म स्थान, आस्था, किसी अन्य आधार पर हत्या की गई हो। पैनल ने इसकी कड़ी आलोचना की, क्योंकि हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए सिर्फ 7 साल का ही प्रावधान किया गया है, जबकि हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए कम से कम आजीवन कारावास की व्यवस्था है। संशोधित कानून में 7 साल की तक की सजा का प्रावधान अब हटा दिया गया है और अब मॉब लिंचिंग और हत्या के अपराध को समान स्तर पर रख दिया गया है। दोस्तों, संशोधित बिल में पैनल की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशों को नहीं रखा गया है, जिसमें पहला है विवाहित स्त्री पुरुष के बीच अवैध संबंध को जेंडर न्यूट्रल आपराधिक कृत्य घोषित करना। दूसरा है एक क्लास जो कि एक स्त्री पुरुष और ट्रांस पर्सन्स के बीच जबरन या नॉन कंसेंसुअल सेक्स और पाशविकता को आपराधिक कृत्य की श्रेणी में रखता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मत से अडल्टरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने माना था कि यह कानून महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण है और उनकी स्वायत्ता का हनन है। पैनल का तर्क था कि विवाह जैसे सामाजिक संस्था की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अडल्टरी मतलब अवैध संबंधों को जेंडर न्यूट्रल रखते हुए अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। दोस्तों, पैनल का यह भी सुझाव था कि यदि एक पुरुष का दूसरे पुरुष द्वारा जबरन या नॉन कंसेंसुअल सेक्स किया जाता है तो आईपीसी की धारा 377 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। आईपीसीसी की धारा 377 के अंतर्गत एक महिला अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक सेक्स का मामला दर्ज करा सकती है। सवाल उठता है कि यदि न्याय संहिता में ये कृत्य अपराध नहीं है तो मतलब साफ है कि सैडमी और
वगैरह के पीड़ितों के लिए कोई कानूनी राहत उपलब्ध नहीं होगा। यदि एक पुरुष का बलात्कार दूसरे पुरुष द्वारा होता है तो पीड़ित या ट्रांसपर्सन्स को कोई कानूनी राहत उपलब्ध नहीं होगा। दोस्तों, संशोधित बिल में छोटे संगठित अपराधों यानी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की और सटीक परिभाषा दी गई है। यदि कोई भी, चाहे वह किसी ग्रुप या गैंग का सदस्य हो या अकेले या कुछ लोगों के साथ मिलकर चोरी, छिनैती, टिकटों की कालाबाजारी, जुआ, सट्टा, परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बेचना इत्यादि अपराधों में लिप्त पाया जाता है तो उसे छोटे संगठित अपराधों का दोषी करार दिया जाएगा। यह प्रावधान यह भी कहता है कि चोरी की परिभाषा में छल, वाहन से चोरी, रहवासी, बिजनेस परिसर, कार्गो की चोरी, पॉकेट मारना इत्यादि भी आते हैं। इसके अलावा कार्ड स्कीमिंग, उठाईगिरी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन की चोरी भी छोटे संगठित अपराधों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अब आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर। ओरिजिनल बिल में छोटे अपराधों जैसे आत्महत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचारियों का गैर कानूनी व्यवसाय में लिप्त होना, 5,000 रुपये से कम मूल्य की संपत्ति चुराना, सार्वजनिक रूप से नशा करना और अपमान या अवमानना जैसे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया था। अब इस संशोधित बिल के सेक्शन 23 में इन अपराधों को फिर से परिभाषित किया गया है। दोषी पाए जाने पर कोर्ट सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का आदेश दे सकती है, पर इसके एवज में कोई पारिश्रमिक पेमेंट दे नहीं होगा। प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को सजा तय करने का अधिकार है ताकि छोटे अपराधों के मामले में क्षतिपूर्ति के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले, रिपरेशन। दोस्तों, ओरिजिनल बिल के सेक्शन 43(3) में गंभीर अपराधों के आरोपियों को हथकड़ी लगाने की इजाज़त थी ताकि अभियुक्त फरार न हो जाए और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के अधिकारियों और स्टाफ की सुरक्षा को कोई खतरा न पहुंचे। पैनल ने सिफारिश किया है कि सिर्फ हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामले में ही अभियुक्तों को हथकड़ी लगाई जाए। आर्थिक अपराधों के मामले में हथकड़ी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक परिवर्तन किया गया है कि हथकड़ी लगाने के पुलिस के अधिकार को अब और व्यापक बनाते हुए इसे गिरफ्तारी के समय से लेकर अदालत में प्रस्तुत किए जाने के समय तक के लिए कर दिया गया है। दोस्तों, ओरिजिनल बिल में अदालतों की कार्रवाई को ऑडियो विजुअल माध्यम से संचारित करने की इजाज़त दी गई थी। ओरिजिनल बिल में दिए गए कई तरह के अदालती कार्रवाइयों जैसे पूछताछ, सेशन कोर्ट के सामने ट्रायल, समरी मामलों में ट्रायल, प्ली बार्गेनिंग और हाईकोर्ट के सामने ट्रायल जैसी तमाम कार्रवाइयों को अब संशोधित बिल से हटा दिया गया है। संशोधित कानून के सेक्शन 251, 262, 266 और 308 में अभियुक्त के सामने आरोपों को पढ़ना, रिहाई पर सुनवाई, गवाहों का परीक्षण, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग जैसे प्रावधानों पर ऑडियो विजुअल माध्यम की इजाज़त दी गई है। दोस्तों, संशोधित बिल में ओरिजिनल बिल के उन तमाम प्रावधानों को नज़रअंदाज किया गया है जिसमें पुलिस कस्टडी को शुरुआती 15 दिन से ज़्यादा किया गया था। सेक्शन 187(3) जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 167(2)(a) के अनुरूप है, जिसमें अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस जैसे वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि पूरी विवेचना के दौरान, चाहे वह 60 दिन का हो, चाहे वो 90 डेज का हो, जैसा अपराध हो उसके अनुसार थोड़े थोड़े दिनों के लिए ली गई पुलिस कस्टडी का पूरा मिलाकर के भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। चूंकि पुलिस कस्टडी में चरम हिंसा की संभावना आम है, खासतौर पर समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ, इसलिए पैनल ने चिंता जाहिर की कि इस क्लास का अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत स्पष्ट नहीं किया गया है। अभियुक्त की कस्टडी प्रथम 15 दिनों में नहीं लिया गया, या तो उसके साथ बर्ताव के कारण या किसी अन्य बाह्य परिस्थितियों के कारण जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की नियंत्रण के बाहर, उसके बस के बाहर की चीज़ हो। कमेटी ने सिफारिश किया है कि इस क्लास की स्पष्ट व्याख्या के लिए एक उपयुक्त संशोधन जरूरी है। परिणाम स्वरूप संशोधित कानून में अब गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही छोटे अपराधों के अभियुक्त को किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
और यदि यह संभव नहीं हुआ तो उसे रिहा कर देना चाहिए। एक दोस्तों, अब आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर। दोस्तों, ओरिजिनल बिल के सेक्शन 61 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की स्वीकार्यता की इजाज़त थी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पेपर रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव समान होगा। सेक्शन 63 के अंतर्गत किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के अंतर्गत सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब इस प्रावधान को संशोधित कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की साक्ष्य स्वीकार्यता सेक्शन 63 के अधीन है। दोस्तों, विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि इन तीनों संशोधित बिलों ने अत्यधिक आपराधिकरण और व्यापक पुलिस अधिकारों को दुरुस्त करने का महत्वपूर्ण अवसर गंवा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 15 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी की इजाज़त देता है, वास्तव में नागरिक अधिकारों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस नए कानून में पुलिस कस्टडी के समय काल का व्यापक विस्तार नागरिक स्वतंत्रता के ऊपर सीधे हमला है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने सामान्य आपराधिक कानूनों के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा की अधिकतम संभावित सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 60 दिन या फिर 90 दिन कर दिया है। आज के वर्तमान कानून में पुलिस अभिरक्षा या कस्टडी गिरफ्तारी के पहले 15 दिन तक सीमित है, लेकिन नए कानून में इसके विस्तार ने पुलिस ज्यादतियों की संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पुलिस कस्टडी में सुरक्षा और लंबी अवधि की कस्टडी में अत्यधिक बल प्रयोग एवं मनगढ़ंत साक्ष्यों की संभावना वास्तव में चिंता का विषय है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। धन्यवाद।